तो इसलिए उसके बाद मेरा ख्याल है कोई और कोशिश ना की गई है, ना करने की जरूरत थी। और जो आप इजलास के ताखीर से शुरू होने की बात कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है आने में लोग, चूंकि इस दौरान मुज़ाकरात करने के लिए सिर्फ 4 बंदों को मुकर्रर किया गया था, उनमें भी जो हमें फुटेज देखने में मिली है तो उसमें एहसन इकबाल और कामरान मुर्तजा ही जो है वो बैरिस्टर गौहर से बात कर रहे थे। साथ ही रहेगा खालिद अजीम साहब, तलत हुसैन साहब सीनियर रैंकिंग पर्सन हमारे साथ मौजूद है। तलत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी हुई है, इस सारे प्रोसेस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जाहिर है आईनी मामला है, उस आईनी मामले को किसी आईनी के बाद तो यही अमल था और तरमीम के अंदर वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया था कि तकर्री का तरीकाकार क्या होगा। जो अल जिहाद ट्रस्ट के बाद खुद जज साहबान सीनियरिटी की बुनियाद पर आते थे, वो मामला खत्म हो गया। 3 का नाम सामने आया और उसमें से जो तीसरे नंबर पे हैं जस्टिस याया अफरीदी साहब, वो शॉर्टलिस्ट हो गए। जो कमेटी के मेंबरान हैं, जाहिर है वो इन कैमरा काम था सारा, वो नहीं बता रहे कि किस तरीके से ये असेसमेंट्स की गई, लेकिन जो मयार रखे गए हैं चीफ जस्टिस के बनने के लिए, वो ज़ाहिर है सिर्फ सीनियरिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस भी है और दूसरे मामला भी देखे होंगे, तो वो मयार तो मख्फी है। लेकिन अगर आप आज जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होंगे, अब जस्टिस काजी फायज ईसा, उनका इख्तलाफी नोट पढ़ें जो समा ने भी आज कम्प्रिहेंसिवली रिपोर्ट किया है जी। उसके अंदर आपको वाज़ेह अंदाज से नजर आएगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस 8 जज साहबान के फैसले से कितने नाखुश हैं और बाज जो लाइनें हैं उनके जो इख्तलाफी नोट है उसमें तो आइन की सरीहन वायलेशन का भी जिक्र किया गया है। तो जाहिर है कि एक साया था जो हैंग ओवर कर रहा था इन 2 जज साहबान के ऊपर, लेकिन आई एम श्योर दे वेरी कॉम्पिटेंट। बहरहाल कमेटी ने अपने 2/3 दानिशमंदी में यही फैसला किया कि जस्टिस याया अफरीदी होंगे। तो अब जाहिर है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाम मौजूदा चीफ जस्टिस के जरिए आए हैं कमेटी के पास। सो इन अ वे अगर किसी का ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही चैलेंज करवाया जा सकता है, तो अब तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने उसको इंडोर्स भी किया है और उस प्रोसेस को एक इजाफी लेजिटिमेसी भी हासिल है। जी तलत साहब, ये भी कहेगा कि पाकिस्तान तरीके से आपने पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया, पहले नाम भिजवाए गए, उसके बाद कमेटी में शमूलियत इख्तियार नहीं की गई। क्या समझते हैं आप, पीटीआई को बैठना चाहिए था कमेटी में? देखिए, पीटीआई को बहुत सारी जगहों पर बैठना चाहिए था। पीटीआई को जब तरामीम की छान पटक हो रही थी, बल्कि आप समझे कि कटाई हो रही थी, कहाँ पर 56-60 के करीब तरामीम थी जो कटती कटती 22 तक महदूद हो गई और पीटीआई उन तमाम कमेटी की नशिस्तों का हिस्सा भी रही। 10 नशिस्तें हुई। आई एम श्योर अगर उसका रिकॉर्ड रिलीज किया जाए तो बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां पर इनके मेंबरान के क्या तासुरात थे, लेकिन जो खबरें बाहर तक आई हैं उसमें उन्होंने इत्तेफाक किया, लेकिन फिर आखिर में आके उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया। फिर असम्बली के इजलास के अंदर कभी वो अंदर जा रहे हैं सेनेट में, कभी बाहर आ रहे हैं। फिर कमेटी के अंदर नाम उन्होंने खुद दिए हैं, किसी ने उनसे जबरदस्ती नाम नहीं निकलवाए। नाम देने के बाद वो खुद कमेटी का हिस्सा नहीं बने। तो मेरे ख्याल में पीटीआई बहुत मखमसे का शिकार है और अंदरूनी तौर पर बहुत खींचातानी हो रही है। एक बड़ा साइड ग्रुप भी है जिसको बैरिस्टर गौहर लीड करते हैं। उनका आर्गूमेंट यही है कि अगर आप निजाम का हिस्सा हैं तो निजाम के साथ आपको चलना होगा, अपने एतराजात बरकरार रखते हुए। लेकिन जाहिर है जब वो अडयाला का रुख करते हैं तो वहां से हवा तब्दील हो जाती है। और फिर कुछ बुकला हजरात भी हैं जिनका अपना मामला अब काफी खटाई में पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि चेंबर्स डिसाइड करते हैं कि किस शख्स को किस पोजीशन पर जाना है, और अगर आप चेंबर्स के साथ काम करते रहे हों तो आपका जो मुस्तकबिल है बतौर जज वो काफी सिक्योर होता है। तो अब वो मामला नहीं रहा, वो ताकत जो है अब पार्लियामान के पास चली गई है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर जो वकला हैं उन्होंने भी उनकी जो कंफ्यूजन है उसको गहरा करने में बड़ा रोल अदा किया। वकला की टीम जो लीगल टीम का है, तलत साहब, क्या रोल उनका होना चाहिए था? किस तरीके से इस मामले में ज्यादा क्लैरिटी लाई जा सकती थी? देखें, अब कानून जो है उसकी एक हद है जी। जब कानून के ऊपर जमहूरी कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो फिर कानून को उसके ताबे आना पड़ता है। आज जो जिस नोट का मैंने जिक्र किया, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है इख्तलाफी नोट,
उसके अंदर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ही कोई 6 जजमेंट्स हैं जिनको कोट किया है, जिसके अंदर जस्टिस साहब खुद फरमा रहे हैं कि जो पार्लिमान का इख्तियार है वो हतमी इख्तियार है। तो मेरे ख्याल में जो वकला हैं उनको बतौर सियासतदान सोचने में मुश्किल आ रही है, जो पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं या पीटीआई के साथ एसोसिएटेड हैं। उनका इसरार ये है कि जिस तरह वो चेंबर चलाते हैं, जिस तरह वो बार चलाते हैं, वैसे पार्लियामान में भी चलना है। पार्लियामान के अंदर अगर कंसेंसस आपके पास नहीं है तो आप जोरे बाजू मामला नहीं आगे ले जा सकते। तो मेरे ख्याल में उनको इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए था। एक बड़ा नादर मौका था लेकिन उन्होंने खो दिया। नादिर मौका था लेकिन उन्होंने खो दिया। नदीम मलिक साहब भी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तलत हुसैन साहब का आपने मौक़िफ़ जाना, उन्होंने कहा कि नादिर मौका था, पाकिस्तान तहरीक साहब के पास इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनती, अपना हिस्सा जो है इस अमल में भी डालती। तो क्या समझते हैं आप, पीटीआई ने बाइकआउट किया इस अमल को और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी को नामजद कर दिया गया है। इस सारे प्रोसेस के हवाले से भी सर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ को इसका हिस्सा बनना चाहिए था, क्योंकि वो सारे अमल में जो पार्लिमानी कमेटी थी उसकी मशावरत में शामिल हुए। मौलाना फजलुर रहमान के जरिए उन्होंने इंगेज किया और 56 इब्तदाई तौर पर आईनी तरमीम थी, जिनको अब कम करते करते कोई 22 पे आ गई है। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो प्रोसेस है चीफ जस्टिस की तैनाती का, इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज भी हमने JUI से बात की और उनसे पूछा कि वो कौन सी शिकें थी जिसमें मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो एक जो बहुत बड़ा उनके लिए इशू था, वो जस्टिस मंसूर को सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर चाहते थे कि उन्हीं की तैनाती की जाए। पहले वो काजी फायदी था कि वो जो 68 ईयर्स की रिटायरमेंट एज थी उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो मामला हल हुआ तो अब उनका दूसरा इशू ये था कि सीनियरिटी के ऊपर अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लगता है तो इन्हीं को बनना चाहिए। वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन पहले तीनों जज अगर हम देखें जो अभी सीनियरिटी की लिस्ट में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, इसमें हुकूमत के भी कुछ अपनी प्रायोरिटी थी। वो लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अवॉइड करके जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ जाना चाहते हैं। ये बड़ा क्लियर इंप्रेशन हुकूमती हल्कों से हमें मिल रहा था। लेकिन तीनों जो जज हैं पहले तीनों नंबर के ऊपर, जस्टिस मुनीब हो, जस्टिस याहिया हो, उनको बहुत अच्छे पढ़े लिखे तीनों जज हैं, बहुत अच्छा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल कैरियर उनका देखें तो आउटस्टैंडिंग है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और आई थिंक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ये तीनों जज पढ़े हुए हैं। तो वो लगता नहीं है कि इन तीनों में 19-20 ही कोई फर्क होगा, कोई बहुत ज्यादा कमी बेशी नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं है कि ये अपनी फैसला साजी के अमल में ये देखा करेंगे कि पिटीशन हुकूमत की कौन सी है और पिटीशन जो अपोजिशन की कौन सी है। अच्छी रिप्यूट के, अच्छी शोहरत के हामिल तीनों जज हैं। तो लगता यही है कि मुझे मामला जज की हद तक तो शायद मुतनाज़ा ना हो, लेकिन कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट की ज़ीनत जरूर बनेगी, जिसमें जजेस की तैनाती का तरीकाकार और खास तौर पर जो आईनी बेंचेस की तैनाती का तरीकाकार, जिसमें जुडिशियल कमीशन का रोल है, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी बैठे होंगे, वो मुझे लगता है एक ऐसा थॉर्नी इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और एक कंट्रोवर्शियल बनेगा मामला। और ये दोनों जज जो है सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पर है और जस्टिस मुनीब सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर है। तो जब जुडिशियल कमीशन भी बैठेगा या बाकी बेंचेस बनेंगे तो सीनियरिटी के एतबार से ये दोनों जज जो हैं जिनको चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर नहीं किया गया, ये उन तमाम बेंचेस का हिस्सा होंगे। तो ये जुडिशियल कमीशन का भी हिस्सा होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गोइंग फॉरवर्ड कि हुकूमत ये मामला आगे कैसे लेकर चलती है। सही, हुकूमत ये मामला कैसे आगे लेकर चलती है। नदीम मलिक साहब ये भी कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सड़कों पर आने का ऐलान भी किया गया है, अली बिन गंडापुर की जानिब से भी ऐलान किया गया, जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते, मज़ाहमत कर सकते हैं। तो क्या समझते हैं आप, पीटीआई मज़ाहमत की तरफ जाएगी इस फैसले के खिलाफ? सड़कों पे मुजाहमत मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पीटीआई के पास वो बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि 2-3 दफा इन्होंने पहले जो कोशिश की, इनका वर्कर अभी भी निकल आएगा इमरान खान की कॉल पर। बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि वर्कर इनका अपनी लीडरशिप से ज्यादा एक्टिव है। इमरान खान के नीचे जितनी लीडरशिप है वो लगता है यही है कि किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बशमूल अली बिन गंडापुर। तो वो जब तक ये अपनी सियासत का तरीकाकार जो है उसमें बेहतरी नहीं लाएंगे तो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सड़कों के ऊपर बहुत पुरजोर तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। काफी ज्यादा इनके अंदर तकसीम है। दाखिली तौर पर पीटीआई की जो पहली और दूसरी सफ के लीडर्स हैं वो काफी ज्यादा आपस में कटे हुए हैं एक दूसरे से, सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। आधी लीडरशिप केपी के कुछ लोगों को समझती है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मामला तय किए हैं। केपी वाले जो बहुत सारे एमएनए हैं उनका पंजाब और साउथ पंजाब के मतलब कुछ लोगों के लिए राय है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया हुआ है। तो इनके आपस में इकट्ठ नहीं है, यूनिटी नहीं है। इनका वर्कर बहुत चार्ज है,
बहुत एक्टिव है, और सड़कों के ऊपर भी जब ये एहतजाज की कॉल देते हैं तो वर्कर इनका आगे खड़ा होता है, लीडर्स इनके गायब होते हैं। तो वो मामला शायद ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस जो हैं वो कैसे आगे चलेंगी, मुझे उसके ऊपर ज्यादा देखना है कि वो आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन इन इश्यूज को चैलेंज करेगा, कौन से बेंचेस उसको टेकअप करेंगे और वहां से कैसे मामला आगे प्रोसीड करता है। वो ज्यादा जो लीगल बैटल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा पावरफुल होगी।